हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं साइंस की क्लास। साइंस में फिजिक्स और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि दोस्तों ये चैप्टर बड़ा कॉमन सा चैप्टर है, इसमें आप बहुत कुछ जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जरूरी हो चुका है। आप देख रहे हैं जो आपके वीडियोज में वीडियो को बेहतर क्वालिटी के लिए लाइट जलाई गई है, ये भी कैसे जला रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। मोबाइल से, कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है। साथ ही साथ ये माइक जिससे आप आवाज सुन पा रहे हो, सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर गांव में या शहरों में आप कहीं भी रहते हो, अगर आपको एक दिन भी लाइन ना मिले तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपके सारे डिवाइसेस, सारे काम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंड हो चुके हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, पानी के लिए आप किसी भी तरह का सबमर्सिबल वगैरह यूज करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक केटल, गीजर और आपका इंडक्शन वगैरह, हर एक चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। यानी हमारी लाइफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होती चली जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लाइफ का एक बेहतरीन पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिना अगर आप अपनी लाइफ को आप कभी इमेजिन करिए तो आप लगभग अपने आप को 60, 70, 80 साल पीछे पाइएगा, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम देखा जाए तो अपने लाइफ में बहुत से चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं चैप्टर में क्या कहता है, चैप्टर में किस तरह से हर एक चीज़ को बताया गया है। आज मैं बहुत शॉर्ट तरीके में, बहुत जल्दी से, बहुत क्विक तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये चैप्टर, जिसमें आप पढ़ पाओगे हर एक पॉइंट्स का बेहतरीन डिफिनीशन, एग्जाम्पल, यूजेज और साथ साथ अच्छा खासा न्यूमेरिकल, जिससे आप इस चैप्टर को बेहतरीन कंप्लीट कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। यानी कि डिफिनीशन के साथ साथ, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा और बहुत जल्द ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि बस कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 महीने कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है। तो आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे पहले तो जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म ही तो होता है भाई। एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का ये फॉर्म होता है। साथ ही साथ देखिए आप, मॉडर्न टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। मॉडर्न टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। मैंने बताया किस तरह से हर एक चीज़ कहीं ना कहीं डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एवरी सेक्टर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, हमारे मॉडर्न सोसाइटी का कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो क्या हो, इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। साथ ही साथ आप देखिएगा, टू मेक आवर लाइफ ईजियर एंड फास्टर, अगर हमारा लाइफ आसान बना है, हमारा लाइफ अगर फास्ट बना है, और अगर मैं अपनी क्लासेस को लेकर के आपके बीच आ पाता हूं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही आ पाता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे लाइफ को ईजियर तो बनाए ही, साथ साथ फास्टर बनाया, साथ साथ कन्वीनियंट भी बनाया, जिससे कि हम सस्ते में या तो कम खर्च में अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। किसके कारण? ड्यू टू द ऑल ऑफ रीजन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। एनर्जी का वो सोर्स है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के लिए, जितना इलेक्ट्रिसिटी महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए, उतना ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, साइंस के एग्जामिनेशन में, साइंस के पेपर में महत्व है इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ना चाहेंगे और बताएंगे चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस क्या होते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी तो आप जान गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है सीधा सीधा एनर्जी का रूप है, जो मॉडर्न टाइम से बहुत ज़्यादा यूजफुल हो चुका है। इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, साथ ही साथ हर तरह के सोसाइटी के सेक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अब थोड़ा हम इसको और डीपली पढ़ेंगे और इनके बारे में बेहतर से जानेंगे। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेज। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज में आप जानिएगा टाइप्स ऑफ चार्ज। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इनसे आप में
एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के चार्ज होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटायन एंड निगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। टाइप्स ऑफ चार्ज 2 तरह के होते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम कैटायन और निगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आखिर ये पॉजिटिव चार्ज हमें मिला कैसे, पॉजिटिव चार्ज हमने कैसे पाया? तो आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी कि वो चार्ज जो रब्ड करने से यानी रगड़ने से प्राप्त हो। क्या रगड़ने से? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ग्लास रॉड, ग्लास का रॉड ले लीजिए आप और उसको रगड़ दीजिए सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े से अगर आप रगड़िएगा ना तो आपको एक अट्रैक्शन सा फील होगा। वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं क्या होता है? हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, कई बार एमसीक्यू में आया हुआ है कि ग्लास रॉड डैश क्या, ग्लास रॉड डैश क्या, 4 ऑप्शन दिए होंगे या कई फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। तो ग्लास रॉड को हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, रेशम के कपड़े से। ध्यान दीजिएगा। और वही अगर बात करें सेकेंड यानी निगेटिव चार्ज एनायन की, एनायन हमें कैसा प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, सेम तरह से डिफिनीशन है आपका। द चार्ज एक्वायर्ड बाई एबोनाइट रॉड, वहां ग्लास रॉड था और यहां क्या है? एबोनाइट रॉड है। द चार्ज एक्वायर्ड बाई एबोनाइट रॉड रब्ड विथ उलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा देखा ना अभी आपने, ठंडी हाल ही में बीती है, सबने यूज किया होगा, पहना होगा, मजा लिया होगा, ठंडी से खुद को बचाया होगा, वही होता है उलन क्लॉथ्स। तो उलन क्लॉथ्स यानी ऊनी कपड़े में अगर आप एबोनाइट रॉड को रब्ड करेंगे ना तो जो आपको चार्ज दिखाई पड़ेगा, जो अट्रैक्शन दिखाई पड़ेगा, डेट वाज अ निगेटिव चार्ज, वो होता है निगेटिव चार्ज। या ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ड और मेंशन किया है, फर। फर मतलब होता है स्किन ऑफ एनिमल। वो एनिमल का स्किन होता है जिनके स्किन पे बाल हो। जैसे आप देखिए ना, शिप, भेड़ वगैरह होते हैं ना, तो भेड़ वगैरह के बालों से ही तो ये उलन क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो बॉडीज होते हैं ना, जो एनिमल्स के ऐसे बॉडीज होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फर। तो अगर आप फर यानी कि उलन क्लॉथ्स भी ले लीजिएगा, अगर आप उनमें रब्ड करिएगा, क्या एबोनाइट ग्लास रब करिएगा, तो आपको जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा निगेटिव चार्ज यानी कि एनायन। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मैं अगर बता दूं आपको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं, जो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? ग्लास रॉड को रब्ड करने से, किससे? सिल्क क्लॉथ से। अगर बात करें निगेटिव चार्ज एनायन, ये प्राप्त होता है एबोनाइट रॉड को जब हम रब्ड करते हैं, किससे रब्ड करते हैं? उलन क्लॉथ से, जो ठंडी भी हाल ही में बीती है। उलन क्लॉथ आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने जाना कि चार्ज जो है वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा हम चार्जेस के बारे में और भी आपको बताना चाहेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। यानी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, कैटायन, एनायन, तो ध्यान दीजिएगा कि जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो अपोजिट चार्ज होते हैं ना, वो एक दूसरे को अपनी पास अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने पास खींच लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अपोजिट चार्जेस मतलब मैं बोल दूं प्लस माइनस, मैं बोल दूं माइनस प्लस, ये होते हैं अपोजिट चार्जेस। तो अगर चार्जेस अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। वही दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, सिमिलर चार्जेस रेपेल टू ईच अदर। यानी जो चार्जेज एक जैसे होते हैं ना, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। यानी अगर आप प्लस को प्लस की ओर लाओगे तो वो पास नहीं आएगा, वो दूर हटना चाहेगा। माइनस को माइनस की ओर लाओगे तो वो भी दूर हटना चाहेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रेपेल टू ईच अदर। जैसे कि प्लस प्लस ये रेपेल हो जाएगा, माइनस माइनस ये रेपेल हो जाएगा। रेपेल मीन्स क्या होता है? एक दूसरे से दूर हट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज हैज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, बट ये होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज हैज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने काफी कुछ समझा कि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन एनायन, उन पे चार्जेस कितने होते हैं, साथ ही साथ उसका यूनिट क्या होता है जिसमें उसको नापते हैं, साथ ही साथ अपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर किस तरह से एक दूसरे से रेपल करते हैं, हमने सब कुछ समझा। तो हाय दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैंने उनके बारे में आपको बताया, साथ ही साथ मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से दो चार्जेस होते हैं और उन चार्जेस में किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने ये सब बताया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सबस्टेंसेस के बारे में जो या तो कंडक्टर होते हैं या तो इंसुलेटर होते हैं। जस्ट लाइक ये रहा टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आखिर ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, इन्हें आप खैर क्लास 6-7 से पढ़ते आए हो तो बहुत सा कॉमन सी चीज़ है। कंडक्टर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, दो सबस्टेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी वो पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए, यहाँ से वहाँ आ जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि मैं कह दूं ऑल द मेटल, जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं जैसे कि सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही साथ कार्बन, देखा जाए तो कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन का एक फॉर्म अगर ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट इज आल्सो अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट भी है गुड कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बच्चे गलत कर सकते हैं कि कार्बन पूछ देगा कि कार्बन अगर क्या है, गुड कंडक्टर है या नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो वो गुड कंडक्टर है। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी यानी हमारा शरीर, भाई आप सब जानते हैं हमारा शरीर गुड कंडक्टर होता है। हमारे शरीर में शॉक लगते हैं, मुझे शॉक लग रहा है, मेरे फ्रेंड ने मुझे टच किया उसको भी शॉक लगेगा, उसको भी किसी ने टच किया तो उसको भी शॉक लगेगा, ऐसा मूवीज वगैरह में भी आपने देख रखा होगा। साथ ही साथ जितने भी मेटल के अलाय होते हैं यानी मेटल को मिला करके बनाया जाता है, जैसे कि मैं कह दूं नाइक्रोम वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये सब भी होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसुलेटर। आखिर इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर तो हम समझ गए कि कंडक्टर वो होता है जो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करे, वो सारा होता है कंडक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि मेटल, ह्यूमन बॉडी, ग्रेफाइट, ये सारे जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक वैसे ही इंसुलेटर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन थोड़ा सा बस डिफरेंट है। दो सबस्टेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी वो पदार्थ जिनमें बिजली फ्लो ना कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि ग्लास में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, एबोनाइट में भी नहीं करती। साथ साथ मोस्ट प्लास्टिक, अधिकतर जो प्लास्टिक होती है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट प्लास्टिक यानी मैक्सिमम प्लास्टिक में तो नहीं होती, बट कुछ तरह की प्लास्टिक में करंट आ भी जाता है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं रबर के ग्लोव्स वगैरह पहन के हमारे इलेक्ट्रिशियन घरों पे काम करते हैं, तो रबर वगैरह भी ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं इंसुलेटर। तो दोस्तों अभी तक जितना भी कुछ पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, आप सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ते चलिएगा। मैं 3 से 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा बहुत ही लाजवाब तरीके से। आपको पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट मैं एक एक करके समझाऊंगा, कतई और जरा से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं। जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कितने चार्जेज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, साथ ही साथ मैंने वो भी बताया जो मैक्सिमम टीचर नहीं बताते, कंडक्टर और इंसुलेटर मैक्सिमम लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आ भी जाते हैं, और साथ ही साथ इतना तो नॉलेज आपको होना भी चाहिए कि कंडक्टर दैट कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर दैट कांट फ्लो। ओके, समझ गए आप। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी ग्लास रॉड है, एबोनाइट रॉड जो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ग्लास और एबोनाइट ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, इंसुलेटर है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जो आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं एक और टॉपिक जो बहुत ही बेहतरीन है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के अगले स्टडी के लिए, साथ ही साथ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ध्यान देते हैं, अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही चैप्टर है और इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफिनीशन ध्यान दीजिएगा,
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। आप सब जानते हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्जेस। तो वो कह रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंडक्टर में फ्लो होना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला है I = Q/T। ध्यान दीजिएगा, I = Q/T। हियर I = इलेक्ट्रिक करंट, I से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, Q को करते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी कितना चार्ज मूव होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। साथ ही साथ T = होता है टाइम, यानी कितने समय में होता है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपने समझा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेज विद इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेज आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, कैटायन एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव। साथ ही साथ फॉर्मूला है I = Q/T। I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, Q = अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, T = टाइम। ये फॉर्मूला एकदम बेहतरीन तरीके से रट लेना, समझ लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते रहे हैं और मैं आपके कुछ न्यूमेरिकल आपकी इस क्लास में भी कराऊंगा। ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। I = Q/T आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ अब हम थोड़ा और जानते हैं, इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ना आ जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करिए, तो आप क्या क्या करिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप लिखिएगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा डिफिनेशन। उसके बाद लिखिएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या किससे रिप्रेजेंट होता है ये भी लिख दीजिएगा। साथ ही साथ लिखिएगा द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। कोई भी डिफिनीशन पूछे, डिफिनीशन, फॉर्मूला और यूनिट, साथ साथ क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। साथ ही साथ इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर से इसको नापते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट कहता है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जब भी आप एमीटर को कनेक्ट करते हो अपने किसी भी डायग्राम में, अपने किसी भी सर्किट में, तो आप कैसे करिएगा, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो बहुत बार बच्चे जो है गलत कर जाते हैं। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर ये सीरीज और पैरेलल क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको आगे इसी चैप्टर में बताने वाला हूं कि आखिर सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, और क्यों इलेक्ट्रिक करंट को सीरीज में जोड़ा जाता है और क्यों पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता। ये सब कुछ आप इसी चैप्टर में जान पाओगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आगे जैसे ही मैं पढ़ूंगा आपके दिमाग में आने वाले हर एक डाउट्स खुद ब खुद बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मुझे कोई परेशान नहीं होना है, आप खुद ब खुद सारे डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफिनीशन अगर आपको लिखना होगा एग्जाम में, तो उसका डिफिनीशन, फॉर्मूला, यूनिट, क्वांटिटी, साथ ही साथ आप बताइएगा कि उसको किससे मापा जाता है। अगर आपको पता है कि उसको मेजर्ड किससे किया जाता है तो ये भी लिख दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा डिफिनीशन को अच्छे से ना लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, उतना बेहतरीन मार्क्स पाएंगे, उतना आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर, टीचर, सर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको एवेलुएट करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ ये किसी अच्छे बच्चे की कॉपी है जिसने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ कि डिफिनीशन, फॉर्मूला, क्वांटिटी, यूनिट, ये सारी चीज़ों को आप जरूर बताइएगा। और अगर पता होगा इंस्ट्रूमेंट को किससे मेजर किया जाता है तो वो भी मेंशन करिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी होता है। साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T होता है। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है डिफाइन 1 एम्पियर, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर तो डिफाइन 1 एम्पियर, आखिर 1 एम्पियर क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, डिफाइन 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मूव इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 कूलम्ब का चार्ज मूव करेगा 1 सेकेंड के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है
कि 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकंड के लिए अगर आप किसी भी कंडक्टर में फ्लो कराते हो तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना। तो अगर चार्ज 1 कूलाम फ्लो हो रहा है और 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है तो वहां जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, वो होगा 1 एम्पियर। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 1 एम्पियर क्या होता है कि व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी अगर आपका क्या होगा, किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो होगा तो उसे बोलेंगे 1 एम्पियर। आपको समझ में आ गया? तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इस फॉर्मूले पर I = Q/T पे कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल एग्जाम में जो आएगा तो हम उससे कैसे समझेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर कैसे हमें विजय हासिल करना है, कैसे अपना नंबर पाना है। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। एग्जाम में बहुत बार न्यूमेरिकल आता है, कई बार तो न्यूमेरिकल से ज़्यादा, कई बार तो थियरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल पे भी हमें अपनी अच्छी पकड़ बना के रखनी है। सिर्फ थियरी याद करना, सिर्फ डिफिनीशन याद करने से हमारा काम नहीं होने वाला, हम बेहतर मार्क्स नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि बेस्ड है इस फॉर्मूले पर I = Q/T। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा न्यूमेरिकल से जाने से पहले कि आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ आप सब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है ऐसे क्लासेस आपके लिए लेके आने के लिए। साथ ही साथ आप हर एक वीडियोस पे कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए अपने चाहने वाले को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताइए इस चैनल के बारे में। चूंकि ये नया चैनल है, अभी 1 महीने से ये चैनल बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें बिल्कुल आवश्यक है। आपके सपोर्ट से ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे इस चैनल पर आप सबके लिए। तो दोस्तों न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको रोकना चाहूँगा और मैं करना चाहूँगा एक शॉर्ट रिविजन जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने फिर जाना कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका डिफिनीशन जाना, उसका फॉर्मूला जाना, उसके बारे में जो भी कुछ था इंपॉर्टेंट हमने वो सब जाना। अब हम करने वाले हैं इस फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरह से करना है, आपको किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कैसे मेथड को अपनाना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा कहता है अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, यानी करंट कितने का है? 150 मिली एम्पियर का है, जो फ्लो करता है एक सर्किट में कितने मिनट के लिए? फॉर 2 मिनट। कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए। तो आपको पता करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। आपको पता करना है कि सर्किट में कितना चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, कितना चार्ज यहाँ फ्लो करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है आप लिख लीजिएगा, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, यानी I = यहाँ हमको दे रखा है 150 MA। साथ ही साथ अगर देखा जाए टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 मिनट। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी आपको बताना है Q कि Q = क्या होगा। तो अब देखिएगा जो आपको दिया गया था, आपने लिखा कि I यानी इलेक्ट्रिक करंट दे रखा था 150 मिली एम्पियर, साथ ही साथ T = टाइम दिया है 2 मिनट, और Q यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव हमको पता करना है। तो आप देखिए QIT के टर्म में आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, Q = क्या होता है भाई? ऐसे आपने पढ़ा है कि I = Q/T। आपने फॉर्मूला यही पढ़ा है कि I इक्वल होता है Q/T के। और आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ I होना चाहिए एम्पियर में। I किस में होना चाहिए? I होना चाहिए आपका एम्पियर में, और टाइम होना चाहिए आपका सेकेंड में। तो सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं। I = 150 मिली एम्पियर से अगर आप एम्पियर करिएगा तो आप करिएगा डिवाइड बाई 1000, यानी आप लिख सकते हैं 150/1000, जिसको लिख सकते हैं 150 × 10⁻³ एम्पियर। ये आपका हो जाएगा। जब ये अपॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा आपका? ये पावर हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये हमने चेंज किया I, साथ ही साथ T × 2 × 60 यानी 120 सेकेंड। हमने टाइम को बना लिया सेकेंड में, हमने I को चेंज कर लिया मिली एम्पियर से एम्पियर में।
यानी आई हमारा जो हो गया वो मिली एम्पियर से एम्पियर में हो गया। कब हुआ? जब हमने डिवाइड बाई 1000 किया तब। अब बोलोगे सर ये पावर -3 कैसे गया? तो जिनको थोड़ा सा भी पता होगा वो समझ गए होंगे, नहीं पता तो मैं बता दूं, पावर अगर आप नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो साइन चेंज हो जाता है। साथ ही साथ t 2 × 60 यानी 120 सेकेंड। अब आप वैल्यू रखिएगा, आपको यहाँ चाहिए क्या? आपको चाहिए Q, तो Q को अकेला करिएगा तो Q इक्वल टू होता है I × T। I की वैल्यू हमको दे रखा है 150 × 10⁻³ इंटू T की वैल्यू हमको दे रखा है 120। आप अगर सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 150 × 120 × 10⁻³ तो दोस्तों इसके बाद हम कर क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0000 मैं लिख लूँगा। 12 5 60 की 0 कैरी, 60 की 0 कैरी, 6 12 1 12, 6 18 और इंटू 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 18 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ये साइन चेंज होने से गलत हो जाएगा, कट जाएगा, आपका बचेगा 18 कूलम। ये रहा आपका आंसर दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपको थोड़ा सा ये चेंज करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ध्यान से समझिएगा कि आई जो है वो एम्पियर में होना चाहिए, मिली एम्पियर में नहीं होना चाहिए। टाइम जो है वो मिनट में नहीं सेकंड में होना चाहिए। तो मैंने मिनट से 60 इंटू करके सेकंड बना लिया, ये हो गया 120 सेकंड। साथ ही साथ ठीक वैसे ही मैंने क्या किया, मिली एम्पियर को एम्पियर बनाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 1000 किया तो वो इतना हो गया। अब आप जानते हैं एकमात्र फॉर्मूला I = Q/T। अब यहाँ जो पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, क्यू को अकेला करिए, टी को लाइएगा इधर तो हो जाएगा I × T। क्यू इक्वल टू I × T, आई की वैल्यू टी की वैल्यू सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18 कूलम। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। और हाँ, अगर आपको और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ आप ढेर सारा न्यूमेरिकल घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट्स मिले तो अपने कमेंट सेक्शन में जा करके आप क्वेश्चन को बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए उसका सलूशन भेज सकूं, आपको समझा सकूं। कोई भी न्यूमेरिकल हो, कहीं का भी न्यूमेरिकल हो, अगर इस चैप्टर से है, इस फॉर्मूले पे बेस है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए मैं खड़ा हूं, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप इस चैप्टर में हमारे साथ अपना नोट्स बनाते रहिएगा, मैंने इस चैप्टर में, इस क्लासेस में मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट, उनका डिफिनीशन, फॉर्मूला, हर कुछ मैंने बताया है। अब हम पढ़ाने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स हम जानते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो करना, चार्जेस का फ्लो होना। तो एक्चुअल में ये चार्जेस फ्लो होते हैं, ये बात तो क्लियर है कि चार्जेस जो है एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो होते हैं। तो एक्चुअल में इनका डायरेक्शन क्या होता है, आखिर ये किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ये बात हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक ही फंडा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करने का डायरेक्शन है ना, वो अपोजिट है किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे भी फ्लो करता होगा उसके ठीक अपोजिट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट। यानी कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत से बच्चे जो होते हैं काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे वैसे, कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे भी फ्लो करता होगा उसके ठीक अपोजिट फ्लो करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिएगा एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल फ्लो है वो निगेटिव टर्मिनल से किसकी ओर है, पॉजिटिव की ओर है। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर। कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, एकदम समझ में आ गया होगा ना कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। कतई परेशान नहीं होना है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे भी फ्लो करता है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है आप जान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगा। यानी द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, अपोजिट ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। आई होप समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके सामने आता हूं जिससे आप इस चैप्टर को और भी बेहतरीन बनाइएगा। अरे स्टूडेंट, अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। आखिर करंट जो है वायर में कैसे फ्लो करता है। आपने करंट के फ्लो करने का कन्वेंशनल डायरेक्शन तो जान लिया कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव। आपने ये तो जान लिया, लेकिन एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है आइए हम दिखाते हैं आपको। हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, आखिर एक वायर में करंट कैसे फ्लो करेगा। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट, व्हेन द वायर इज नॉट कनेक्टेड टू द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब एक वायर हो, एक रैंडमली वायर हो, एक नॉर्मली आपने वायर ले रखा है और उसे कहीं भी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं किया है, तो आप जानते हो कि वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। और अगर आपने वायर को कनेक्ट नहीं किया है किसी भी सेल या बैटरी या किसी भी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे ना, आप देखिएगा ये एक वायर का फिगर है, ये एक वायर है, यहाँ ये जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक राइट की ओर, नीचे राइट, थोड़ा सा स्लैंट राइट, इधर उधर, है ना। यानी ये इट मूव्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अगर आपने वायर को कनेक्ट नहीं किया है तो उसके इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो रैंडमली फ्री होते हैं, कहीं भी मूव कर पाते हैं। लेकिन सेकेंड पॉइंट, व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आप उसी वायर को सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने देखा है नीचे कर रखा हूं, मैंने क्या किया, यही सेम वायर को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, साथ ही साथ यहां से कनेक्ट कर दिया, यहां से प्लस, यहां से माइनस। अब यहां पे क्या हो गया है, ये सेल से कनेक्ट हो चुका है। अगर ये कनेक्ट हो गया तो यहां करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा तो क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आप देखिए सब इधर है निगेटिव, निगेटिव से मूव करते हुए किधर जा रहे हैं, सारे की सारे पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। यानी जैसे ही आप सोर्स से जोड़िएगा ये तुरंत निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करना शुरू करेंगे। अब ये रैंडमली यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, अब ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि अगर आप वायर को सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते हो तो वो कहीं मूव कर सकते हैं, और अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही मूव करेंगे। ये पॉइंट रहा क्लियर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए, यहाँ पे ले आने वाला हूँ इस चैप्टर का बेहतरीन टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हाय दोस्तों, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं बता दूं कि इस चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन, कितना वर्क डन, टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी सपोज दैट ये मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां कोई पॉइंट है ए। अब आप क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी से यहां से कोई चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप यहां से लेके यहां आ रहे हो, आप यहां से लेके यहां आ रहे हो, तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज यहां लाने में जो आप वर्क करते हो उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं आया? ध्यान से देखिएगा, मैं फिर बताने की कोशिश करता हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना आपको वर्क करना पड़ता है टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड। यानी फील्ड के अंदर जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से यहां लाने में जो आप कार्य करते हो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू W/Q। अभी तक आपकी इस चैप्टर में दो फॉर्मूले आ गए, I इक्वल टू Q/T, देखा था आपने इलेक्ट्रिक करंट में। अब आप यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में V इक्वल टू W/Q, वेयर एज V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इक्वल टू वर्क डन एंड Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। क्या हो गया, V इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इक्वल टू वर्क डन, Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। इट्स यूनिट इज वोल्ट, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोस्तों, क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। करना कुछ नहीं है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी
टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कोई भी कार्य जो करना पड़ता है उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q, यूनिट होता है इसका वोल्ट और क्वांटिटी होती है स्केलर। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है। आइए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ unit positive charge from one point to other point in an electric circuit is called potential difference। ध्यान दीजिएगा, दोनों डिफिनेशन लगभग सेम टू सेम है, काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। वहां कह रहा था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to the other point in an circuit is known as electric potential difference। जैसे कि ये रहा आपका एक सर्किट, यहाँ दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से कोई चार्ज पॉइंट बी में लाने पर जो आपको वर्क करना पड़ता है, इसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है विद इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर होता है। सर्किट के अंदर दो पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो चार्ज आपको वर्क करना पड़ता है वही वर्क कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि यहां हम इन्फिनिटी से कोई वर्क करके कोई चार्ज को सर्किट के अंदर लाते हैं, तो इन्फिनिटी से सर्किट के अंदर लाना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सर्किट के अंदर दो पॉइंट पे चार्ज को मूव कराना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to other point in the circuit is known as electric potential difference। आगे देखिए, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी इसे कहते हैं, इसे वोल्टेज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, और इसको मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। आपने देखा होगा घरों में वोल्ट मीटर जो होता नहीं है, जिसपे इंडिकेट होता है 150, 200, 250 सारे सिंबल बने होते हैं, एक थोड़ा सा वो निडल होता है जो ऐसे मूव ऑन करता रहता है, वोल्टेज कम ज़्यादा हमें बताता रहता है, वही होता है वोल्ट मीटर। इससे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है। अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता था एमीटर में, और अमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे, सीरीज में। इलेक्ट्रिक करंट अमीटर को सीरीज में, ठीक वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर को हम नापते हैं, मेजर करते हैं पैरेलल में। इसे कैसे कंबाइन करते हैं, पैरेलल में, एक के नीचे करते हैं, यानी पैरेलल में इसे हम जोड़ते हैं। इसे वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी हम जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही लगभग एक जैसे हैं, काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, पर देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क को जानना समझना काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक में हम ला रहे थे इन्फिनिटी से कोई भी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे में क्या कर रहे थे कि सर्किट के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा रहे थे, और दोनों में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, इसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल सिस्टम में, वहीं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते थे अमीटर से, जिसे हम कनेक्ट करते थे सीरीज सिस्टम में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आइए हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो आपके नॉलेज को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपकी तैयारियों को और ज़्यादा बेहतर करेगा। हम करेंगे इस फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने आपके इस बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रखा है, एक न्यूमेरिकल बड़ा ही प्यारा सा।
हाउ मच वर्क इज डन, यानी कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलाम, यानी 3 कूलाम के चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा अगर उन्हें दोनों एंड्स पे मूव कराना हो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 भी है। तो सबसे पहले क्या दिया है आप लिख लीजिएगा। आपको दिया है हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलाम, चार्ज Q इज इक्वल टू 3 कूलाम, साथ ही साथ दिया है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 15 वोल्ट, और आपको निकालना है हाउ मच वर्क इज डन, यानी आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको W पता करना है। W पता करना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई Q। तो अगर आप W को अकेला करिएगा तो हो जाएगा V इंटू Q। अब V हमको यहाँ दिया है, कितना दिया है 15, और Q दिया है हमको 3, तो हम कह सकते हैं 15 3 = 45, और W वर्क का यूनिट होता है जूल्स, यानी हमारा 45 जूल्स ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो रहा काफ़ी इजी सा न्यूमेरिकल, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन जो मैंने सिर्फ फार्मूला को वेरीफाई कराने के लिए फार्मूला का यूज कैसे आप करिएगा, कैसे न्यूमेरिकल लगाइएगा, ये बताने की मैंने किया है। आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े और कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। आपके बुक्स में सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आप कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूला पे बेस जो भी होगा आप उसे सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमको बताइएगा, मैं निश्चित ही उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहाँ बंद करना चाहूँगा, चूँकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं बहुत जल्द आपके लिए आपकी ये क्लासेस फिर से लेकर के आने वाला हूं। आपको कल ये क्लासेस का सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज सिस्टम, इन पैरेलल सिस्टम, वो सारे पॉइंट, सर्किट डायग्राम, साथ ही साथ वो कौन कौन से यूनिक सिंबल है जिनका यूज करना आपको आना चाहिए, जिनको पहचानने आना चाहिए, जिनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते दिखे हैं। मैं कल की वीडियो में सारा टॉपिक ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, कल मैं ये सारे डाउट्स आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को अपना प्यार देते रहे। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।